नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां जेल में बंद सनी की मौत का यह पूरा मामला है। सनी की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। 2 महीने से हत्या के केस में जेल में बंद था और परिजनों ने मजिस्ट्रेट जांच की मांग उठाई है। मौत की वजह सामने लाने के लिए मांग की गई है। कैंट थाना क्षेत्र के नीलमथा का रहने वाला था ये मृतक, जिसका नाम सनी है। बलरामपुर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने ये आरोप लगाया है। हत्या के मामले में सजा काट रहा था ये मृतक, जिसका नाम सनी है। तो मृतक कैदी के साथ मारपीट की गई, ऐसा परिजन कह रहे हैं। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं, ये भी परिजनों का ही आरोप है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। छोटा भाई साधु था, जेल में था लमसम 2 महीने पहले से। जेल से ये लखनऊ का वहां से फोन है मेरे पास 7:15 पे। उन्होंने बोला कि आपके भाई की अटैक पड़ा है, लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। उसके 10 मिनट बाद मेरे को फिर कह रहे हैं कि आपका भाई डेथ हो गई है, आप लोग पहुंचिए वहां फटाफट। और यहाँ पे मैं पता करा हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल बोल रहे हैं कि यहाँ पे 7:30 बजे आएगी। और ये 7:25 पे जेल साहब का मेरे पास फोन आया कि डेथ हो गई आपके भाई की। बलरामपुर हमारे फोन आने पे लमसम आधे घंटे बाद हमें तो लग रहा है कि मारा गया है। कुछ ना कुछ खेल हुआ है, ऐसे कोई नहीं मर जाएगा, एक में कोई नहीं मरता, कोई नहीं, कोई चीज बीमारी ही नहीं थी। एकदम से अटैक पड़ता नहीं ऐसे। मम्मी गई थी 1 सप्ताह पहले, मम्मी से बात हुई थी मेरी, एकदम स्वस्थ थे। यहाँ पे सर एक चोट लग रही गले पे, यहाँ पे तो परिजनों ने मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। तो 2 महीने से हत्या के केस में ये कैदी, जिसका नाम सनी बताया जा रहा है, वो बंद था। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, सनी की मौत का क्या कुछ पूरा मामला है और अभी तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, विस्तार पूर्वक बताइए आसिफ। जी बिल्कुल शिवम, लखनऊ जेल में बंद सनी की मौत होती है। मौत के बाद बड़ा आरोप जेल कर्मियों पर लगता है और जेल अधिकारियों का कहना था कि सनी को हार्ट अटैक पड़ा है और यह सूचना भी परिजनों को दी जाती है। लेकिन अस्पताल पहुंचता है, सनी पहुंचाया जाता है, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद मृतक सानू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिस तरह से अधिकारी कह रहे हैं कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, वहीं मृतक की मां कलावती और उसके भाई का कहना है कि वो हार्ट अटैक की बात से सहमत नहीं है। और इस मामले में परिजनों ने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए। हालांकि सनी की मौत मामले में एसएचओ कैंट से भी बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। और परिजनों का बड़ा और गंभीर आरोप यह है कि सनी के साथ मारपीट की गई है और परिजन यह भी कह रहे हैं कि उसके शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं। इस मामले में हालांकि मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जो चोट के निशान पाए गए हैं, जैसा कि आरोप परिजन लगा रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आसिफ, ये जो कैदी है जिसकी मौत हुई है, इसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है कि आखिर क्या वजह है इसकी मौत की? देखिए, अगर पुलिस की बात करें तो पूरा मामला कैंट थाना क्षेत्र का आता है। इस मामले में जब कैंट थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि पता करके बताता हूँ। उसके बाद उनका मोबाइल रिसीव नहीं हुआ। कई पत्रकारों ने भी थाना कैंट के प्रभारी से बात करने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जैसा कि आरोप लगा रहे हैं परिजन की उसके जो है सनी के साथ मारपिटाई की गई है। अगर उसकी तबीयत खराब की थी तो उसे पहले बताया जा सकता था। और 1 हफ्ते पहले उसके परिजन सनी से जेल में मुलाकात करने भी पहुंचे थे, तब वह स्वस्थ था। और बीमारी की बात बताकर जो है कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश।
आसिफ, जैसा कि ये जो मृतक है उसके परिवार वाले तो ये कह रहे हैं कि अभी एक हफ्ता पहले उनकी माता जी उससे मिलकर आई थी। सवाल ये है कि कारण तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। सवाल ये कि परिजन जो ये कह रहे हैं कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे, अगर ये सवाल है तो फिर अभी तक कार्रवाई कुछ क्यों नहीं की गई किसी अधिकारी पर या जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि कैदी है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही की बनती है। देखिए शिवम, सनी की मौत जो है जुडिशियल कस्टडी में हुई है। 2 महीने पहले वह हत्या मामले में जेल भेजा गया था और इस बीच उसकी मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और अगर अन्य घटनाओं की बात करें तो राजधानी लखनऊ में इससे पहले भी एक बंदी फांसी लगाकर मौत को गले लगा चुका है। अगर प्रदेश की जेलों की बात करें तो हर रोज कहीं न कहीं से बंदियों की मौत के मामले सामने आते रहते, तो यह एक बड़ा गंभीर विषय है और इस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए कि आखिर जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने का दावा किया जाता है और ऐसे में बंदी या तो आत्महत्या कर लेता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। और सनी के मामले में भी जिस तरह से परिजन सवाल खड़े कर रहे हैं, कहना है कि चोट के निशान पाए गए हैं और मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में सरकार की तरफ से मजिस्ट्रेटी जांच शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। योगी सरकार बेहद गंभीर भी है, लेकिन जिस तरह से जेल के भीतर अगर कहा जाए तो यह भी जेल कर्मियों द्वारा दावा किया जाता है कि यहाँ पर परिंदा पर भी नहीं मार सकता, लेकिन वही सवाल वही है आसिफ कि अगर एक अपराधी जिसने अपराध किया है वो सजा काटकर जेल जाता है, लेकिन जेल में वो सजा बाद में काटेगा, उससे पहले ही उसकी मौत हो जा रही है, तो सवाल वहां के विभाग से या जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे क्यों ना किया जाए। जैसे अब सनी की मौत के मामले में अभी तक किसी भी आधिकारिक तौर पर कोई अधिकारी सामने आकर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है या रीजन नहीं बता रहा है, ऐसे में तो सवाल खड़ा हो जाता है कि जेल में भी सेफ कौन है, मतलब वहां पे भी तो सेफ नहीं है ना, क्योंकि आप अप्राकृतिक मौत हो जाएगी आपकी। निश्चित तौर पर शिवम, जिस तरह से मामला सनी का आया है या कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े कर रहा है। और अगर बात करें मजिस्ट्रेटी जांच की तो जेल के भीतर यह भी कहा जा सकता है कि जल में रहे मगर से बैन नहीं, यानी कि अगर कोई बंदी कोई सच बयान भी देना चाहेगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, जेल कर्मियों की सख्ती हो सकती है, ऐसा सूत्रों का दावा है। और यही वजह है कि ऐसे मामलों पर लीकापोती हो जाती है। अगर इस मामले में निष्पक्ष और मजिस्ट्रेटी जांच हो तो शायद पर्दा उठ सकता है। जो बंदी की मौत के मामले में जो परिजनों को आरोप है उनकी शंका भी दूर हो सकती है अगर निष्पक्ष जांच हो। अब देखने वाली बात होगी कि इस गंभीर मामले में जांच क्या होती है। परिजनों की तरफ से जो मामला दर्ज किए जाने की मांग की जा रही, इस पर क्या कदम उठाया जाता है यह जो है अभी देखना बाकी है। लेकिन चोट के निशान बंदी के शरीर पर पाया जाना गंभीर मामला है, या फिर उसके साथ मार पिटाई की गई या फिर कहीं न कहीं जेल के भीतर जो बंदी रक्षक होते हैं उनके साथ कुछ सुलूक किया गया, यह भी सूत्रों का दावा है कि अगर उस सनी के शरीर पर चोट के निशान है तो उसके साथ कहीं न कहीं बड़ी हैवानियत हुई है और उसके साथ घटना घटी है। और जिस तरह से उसके मौत की बात लगातार छिपाई गई, परिजनों के मुताबिक कि यह कहा गया कि हार्ट अटैक पड़ गया है, और उसके बाद जब उसके परिजन जानकारी लेते हैं तो उसकी मौत हो चुकी होती है। यह भी एक जांच विषय है। जेल कर्मियों के जो बातें कही गई परिजनों के लिए, तो कुल मिलाकर अब मुख्य मांग है। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव 2024 के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है। दिवाली के अवसर पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने वनखंडेश्वर महादेव शिवालय वो पहुंची, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना भी की। इस दौरान हर हर महादेव के नारे भी लगे। सीसामऊ विधानसभा का उपचुनाव और पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद हो रहा है, जिन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई, जो इस समय महाराजगंज जेल में फिलहाल बंद है।
तो मंदिर में शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक, लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर पूरी तैयारी चल रही है। और दिवाली के अवसर पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने वन खंडेश्वर महादेव शिवालय पहुंची, जहां पर उन्होंने जलाभिषेक किया, भगवान भोलेनाथ की पूजा भी की शिवालय में पहुंचकर, और समर्थकों के साथ पूरा हुजूम भी था उनका। और विधानसभा उपचुनाव के लिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश गौतम हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में हो रहे हैं। अब ये जो सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी वन खंडेश्वर पहुंची हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से कानपुर में उपचुनाव आने वाले हैं 10 नवंबर को, उसको लेकर के जो सपा जो प्रत्याशी हैं इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, आपको बता रहे कि कल जो जाकर मंदिर जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की और जल अभिषेक भी किया जाकर के। आपको बता रहे कि चुनाव को लेकर के जितने भी जो वोटर है उनको शायद लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू वोटर भी वहां पर बिल्कुल बराबर से जितने मुस्लिम वोटर हैं। आपको पता चाहूंगा जिस तरह से जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर के बिल्कुल आपको बिल्कुल तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है। और जो बीजेपी की जो प्रत्याशी है उनको भी पूरी तरह से वो भी बिल्कुल मैदान पर उतर चुके हैं। लेकिन जो सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं जाकर के वो मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं और हिंदू वोट लुभाने का भी पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं। तो मुकेश, ये जिस तरीके से अभी आपने कहा कि हिंदू वोटर को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, सवाल ये कि क्या इस जो मंदिर गई है नसीम सोलंकी और इसके बाद उन्होंने भगवान का जलाभिषेक किया है, पूजा अर्चना किया है, ये सब चुनाव से जोड़कर इसे देखना चाहिए या ये अपना आस्था का सवाल हो जाता है? बिल्कुल, आपको पता होगा इससे पहले कभी भी वो मंदिर कभी भी नहीं गई हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से वो जो वोटर को लुभाने के प्रयास कर रही हैं। और आपको पता है बड़ी बात ये भी है सामने आती है कि 4 बार जो उनके जो पति इस समय जो जेल में अग्निकांड मामले में गए थे इरफान सोलंकी, वो 4 बार उसी जो विधानसभा से वो विधायक रहे हैं। लेकिन एक अग्निकांड मामले में वो जेल उनको सुनाई सजा काट रहे हैं, जिसको लेकर के अभी जो चुनाव होने हैं। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो नसीम सोलंकी है, उनकी जो पत्नी है, वो पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगी। लेकिन पूरी तरह से वो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कसर छोड़ना नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे सिख हो, चाहे पूरी तरह से उनको वोट उनको पाना है, उनका ये कहना है। और जिसको लेकर के वो मंदिर में जल अभिषेक और रुद्राभिषेक और पूरी तरह से पूरा अर्चना करने को लेकर के वहाँ पर हर प्रतिदिन रोज जब से चुनाव है, चुनाव से पहले लगभग 2 से 3 बार वो जा चुकी है। और आपको बता दूंगा जिस तरह से जो अखिलेश यादव है उनका भी 2-3 दिन के अभी उनका दौरा होना है उसी मंदिर में, उनका नसीम सोलंकी कहना है। और बाकी जो है अब चुनाव में ही पता चलेगा किस तरह से जो हिंदू वोटर क्या उनको लुभा पाती हैं कि क्या है, वो तो चुनाव वक्त ही बता सकता है। मुकेश, तो इसका मतलब ये है कि उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और पूरी तरीके से सभी वोटरों को रिझाने की कोशिश है। इसका मतलब एक चीज तो साफ है कि ये नेताओं के लिए जरूरी नहीं है, उपचुनाव के मद्देनजर ये मजबूरी है, मतलब ये कह सकते हैं हम साफ तौर पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक मजबूरी ही जिस हिसाब से जो मंदिर जा रही हैं, लोगों को लुभा रही हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जो खतरा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो उनकी जो पत्नी है इरफान सोलंकी वो राजनीति में अधिकतर वो जुड़े हैं और काफी लगभग 4 बार वो सपा से वो विधायक भी रहे हैं पार्टी के। लेकिन जो इरफान सोलंकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी, वो पहली बार चुनाव मैदानी में तैयार हो रही है, उतर रही हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनको एक मालिक में कहीं ना कहीं होता है कि वो पहली बार उतर रही हैं, उनको राजनीति में ज्यादा उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिसको लेकर के वो एक पूरी तरह से वो प्रयास करना चाहती हैं कि हिंदू वोट को लुभा करके मंदिर में पूजा अर्चना करके जो हिंदू वोट पूरी तरह से लुभाया जाए और ताकि वो कहीं ना कहीं उनकी जीत जो है पक्की हो। जिस तरह से उनके जो पति इरफान सोलंकी 4 बार जो विधायक वहां पर रहे हैं, तो उनका कहना है कि अगर पूरी तरह से जनता का सहयोग मिला तो वो इस बार भी वो जीत करके वो दिखाएंगी। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यूपी उपचुनाव के मद्देनजर
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी वो भगवान शंकर पर जलाभिषेक कर रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से लगातार आंदोलनरत हैं। बृहस्पतिवार को दीपावली के अवसर पर इन अभ्यर्थियों ने इको गार्डन पर धरना स्थल में रंगोली बनाकर और दीप जलाकर दीपावली मनाई। ये अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से धरना स्थल इको गार्डन में ही दीपावली और होली जैसे प्रमुख त्योहार मनाते हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से इसी इको गार्डन में होली, दीपावली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति या जितने भी हिंदू त्योहार है उसका पर्व मनाया जाता आ रहा है। यह केवल सरकार की नाकामी की वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। इसकी उचित पैरवी नहीं कर रही है। सरकार एक जाति की। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आमान, ये जो अभ्यर्थी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दीपावली भी इन्होंने इको गार्डन में ही मनाई है, आखिर क्या वजह है, इनकी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है और इनकी अगुवाई कर रहे जो अगुवाई कर रहे हैं उनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ उनका कहना है? जी, आपको बता दें जिस तरह से ये पिछले 4 सालों से सड़कों पे उतर कर लगातार आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, इनका साफ तौर से कहना है, जो 69,000 शिक्षक है, इनका साफ तौर से कहना है कि हम हाई कोर्ट में सिंगल बेंच से भी जीते हैं और डबल बेंच से भी हम मुकदमा जीते हैं, उसके बाद भी सरकार हमारा सहयोग कहीं से करने को तैयार नहीं है। तो वही जो शिक्षक अभ्यर्थी है, इनका साफ तौर से भी कहना है कि हमारा दर्द भी कोई समझे। जिस तरह से हम लोगों को नौकरियों पे होना चाहिए था, आज दीपावली घरों में मनाना चाहिए थी, सारे जो इस तरह के अभ्यर्थी जो इस तरह से आंदोलनरत है और सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो उनको साफ तौर से सरकार को यह देखना चाहिए थी कि जहाँ सिंगल बेंच और डबल बेंच से जीतने के बाद भी नौकरी इनको नहीं मिल रही है और ये लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से इको गार्डन के अंदर रंगोली मनाकर अपनी दीपावली और होली मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार खुद ये चीज नहीं चाह रही है कि यहाँ पे जो आरक्षित लोग हैं, ओबीसी है, एसटी है, ये नौकरी करें। लेकिन उनका कहना है कि लगातार जब तक नौकरी नहीं मिलती है, नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, हम लोग ऐसे डटे रहेंगे और सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे। अमन, आखिर जैसा कि यही कह रहे हैं कि ये 4 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, होली हो, दीपावली हो, जन्माष्टमी हो, जो भी हिंदू त्योहार हो, वो इसी इको गार्डन में मना रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इनकी मांगे क्या है और ये यहां पर बैठने पर क्यों मजबूर है? क्या सरकार के पास इनको ये गए या सरकार इनकी बात नहीं मानी? मामला अटक कहां रहा है, मतलब कहां फंस रहा है जिसकी वजह से इन्हें यहां बैठना पड़ रहा है? शिवम, देखिए, साफ तौर से जिस तरह से हाईकोर्ट का एक आदेश आया था और विभाग को इनकी जो लिस्ट है, लिस्ट जारी करके इनको नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया गया था। लेकिन एक जगह पर जो चयनित लोग थे, जो नौकरियां कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इनके जो हाईकोर्ट का फैसला था इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये पूरा मामला रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश थे कि 3 महीने के भीतर जो पुरानी लिस्ट जारी करने का आदेश हुए थे, तो नई लिस्ट जारी की जाए। तो फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से पूरा मामला फंसता नजर आ रहा है और उसके बाद से लगातार ये जो अभ्यर्थी है, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी है, ये लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। उनका पहले भी यही कहना था और आज भी यही कह रहे हैं कि जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है और हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो सरकार के ऊपर एक प्रकार से ये लांछन जैसा ही है, क्योंकि अगर ये इको गार्डन में 4 साल से बैठे हैं अमान और इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, इनकी मांगों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इनकी होली दिवाली इको गार्डन में जो है बीत रही है, तो ये लड़ाई कहां जाकर रुकती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि सभी मुद्दे उठ जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं, इनका मुद्दा सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शिवम, देखिए, मुद्दा जिस तरह से उठा है, जैसे हाईकोर्ट का आदेश भी आया था कि ये जितने भी अभ्यर्थी है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला जो मामला था, इसको हाईकोर्ट ने सुना था, हाईकोर्ट ने आदेश भी किया था इस मामले को लेकर। लेकिन जो लोग चयनित थे, जो पहले से वहां पे नौकरी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी नौकरी फंसती नजर आ रही थी। तो चयनित जो अभ्यर्थी थे, उन्हीं ने भी सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया था और उसके बाद
उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था वो हाईकोर्ट के पुराने आदेश को निरस्त करते हुए नई लिस्ट जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और 3 माह का समय भी उस मामले में दिया था। अब ये नई लिस्ट में कौन लोग होते हैं, किनके नाम आते हैं, ये एक सवाल है। ठीक है अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। ये जो आंदोलन कर रहे हैं हमारा हक अधिकार उत्तर प्रदेश उनकी ये मांगे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि दीप जलाने को लेकर विवाद में माहौल बिगड़ गया है। वर्ग विशेष के हमलावरों की पिटाई में युवक घायल और विवाद बढ़ा तो इलाके में पीएसी तैनात करनी पड़ी। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की हिरासत में प्रधान सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर के रोहिला गांव का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दीप जलाने को लेकर विवाद हुआ और वर्ग विशेष के हमलावरों की। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीतापुर से। सूरज, क्या कुछ पूरा मामला है और दीप जलाने को लेकर क्या कुछ विवाद हो गया? जी शिवम जी, आपको बता दें सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर के अंतर्गत रोहिला गांव में 2 पक्षों को लेकर दीप जलाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें मुस्लिम समाज के द्वारा हिंदू समाज के पंकज नाम के युवक को दीप जलाने से मना किया गया। पंकज ने कहा हमारा त्योहार है, हम दीप क्यों न जलाएं। जी, समाज के 6 लोगों ने मिलकर पंकज की पिटाई कर दी। मुस्लिम समाज के लोगों ने 6 लोगों ने मिलकर के पिटाई की, जिसमें हिंदुओं में काफी आक्रोश व्याप्त है। नहीं तो जिस युवक की पिटाई की गई सूरज, वो अभी कहाँ है, किस अवस्था में है, उसे भर्ती कराया गया है, दवा कैसे चल रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक इस पूरे मामले में? जी, पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो युवक की जिसकी पिटाई की गई थी वो भी सीतापुर जिला अस्पताल में एडमिट है। उसका इलाज चल रहा है। तो अभी सूरज, अभी जहां की ये घटना है, अभी वहां के क्या हालात है? वहां पर अधिकारियों को तैनात किया गया है, नहीं किया गया है? और इस पूरे मामले में अधिकारियों का कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने निकल कर आया? जी, यहाँ पर अभी गांव में लगभग 3 थानों की पुलिस मौजूद है और पीएससी भारी संख्या में मौजूद है। पीएससी सहित 3 थानों की पुलिस मौजूद है। अभी गांव के हालात जो है वो सामान्य है। ठीक है सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक बार फिर आर्थिक अपराध की टीम छापेमारी करने को लेकर संजीव मुखिया के गांव शाहपुर बलवापुर गांव पहुंची, जहां आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार नीट पेपर लीक मामले का मुख्य सरगना संजीव मुखिया के घर छापेमारी की। इस छापेमारी को लेकर नगर नौसा थाना और तेलमर थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और संजीव के माता पिता से टीम लगातार पूछताछ कर रही है और इस दौरान अधिकारियों के द्वारा संजीव मुखिया के घर कई दस्तावेजों को भी खंगाला गया। नीट पेपर लीक मामले का मुख्य सरगना संजीव मुखिया अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। यहाँ हम लोग आए हुए थे तलाशी लेने के लिए, विधिवत तलाशी ली गई, हम लोग तलाशी लेके जा रहे हैं। 9 बजे से टीम थी, तो ये आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम, तो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चली है। तो कुछ जानकारी दस्तावेज लिए हैं, जब्त किए हैं, हम लोग देखें, जाँच करेंगे। सुनील कुमार, डीएसपी ईओयू। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर नालंदा से है, जहां सोहसराय थाना क्षेत्र इलाके के NH-20 बख्तियारपुर रजौली सड़क मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटी के जो चालक है उनकी हालत गंभीर है और पत्नी और बेटी की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी उड़ीसा के रहने वाले बताए जाते हैं। घटना के संबंध में सोहसराय थाना अध्यक्ष राजमणि ने बताया कि सभी मृतक और घायल एक ही परिवार के हैं और सभी किसी तीर्थ स्थल से अपने घर उड़ीसा की ओर जा रहे थे। तभी NH-20 पर स्थित श्रीराम पेट्रोल पंप के पास खड़ी ट्रक में कार ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया।
वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में शंटिंग के दौरान नारायणपुर अनंत स्टेशन पर हादसा हो गया। मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। मौके पर रेल अधिकारी और राहत की टीम पहुंची। ट्रेन को ट्रैक पर चढ़ाने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी और सूचना मिलने तक ट्रैक को दुरुस्त कर मालगाड़ी को वापस ट्रैक पर चढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के बीच पड़ने वाला नारायणपुर अनंत स्टेशन जहां मालगाड़ी आती है, इसी स्टेशन पर ट्रेनों से लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है और शटरिंग के दौरान मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतर गई। दीपावली होने की वजह से रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। तो 3 बोगियां पटरी से उतर गई और मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे और जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।